अच्छा, तो लास्ट टॉपिक था हमारा यूनिट्स ऑफ मेमोरी, जिसमें हमने देखा था कि मेमोरी जो होती है वो कैसे क्रिएट होती है और कैसे वो काउंट होती है, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो इसके लिए एक मैं टेबल बना रहा हूँ और आप लोग ये टेबल याद रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कंप्यूटर के बारे में याद रखने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जो हमारा कंप्यूटर है इसे बेसिकली दो हिस्सों में हम रखते हैं। पहला जो हिस्सा है इसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो हिस्सा है इसे हम बोलते हैं हार्डवेयर। ठीक है, समझेंगे कैसे? सॉफ्टवेयर हो गया हमारी आत्मा और हार्डवेयर हो गया हमारा शरीर। ठीक है, तो हमारी जो आत्मा है वही हमें सारा काम करती है, मरा हुआ आदमी कुछ काम नहीं करेगा। ये बोलते हैं आदमी मर गया, आत्मा चली गई, ये भटकती रहती है। सॉफ्टवेयर घूम रहा है बिना हार्डवेयर के दिक्कत है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एक तरीके से कंप्यूटर की आत्मा होगी और हार्डवेयर शरीर हो गया। सॉफ्टवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उसको छू नहीं सकते। छू तो कभी सकते नहीं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। हार्डवेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उससे छू सकते हैं, ठोस चीज है, कुछ महसूस कर सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर जो है उसको हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में एसडब्ल्यू ऐसे लिखते हैं। और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके आता है, एक तो आता है OS, नाम सुना ही होगा आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम। और एक आता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ठीक है, और इसमें तीन होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अभी बताऊंगा मैं इनके बारे में क्या होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होते हैं यूटिलिटी, यहाँ जो चलती है वाली नहीं। ठीक है, यूटिलिटी का मतलब होता है मल्टीपर्पज। तो यहाँ जो चलती है वो उसमें सवारी भी बैठाते हैं, सामान भी लाते हैं, जिनका बस चले दूसरी गाड़ी भी चढ़ा कर। ठीक है, और दूसरा होता है कस्टम बेस्ड। ठीक है, तो ये उतार लीजिए, फिर समझाते हैं इसको क्या होता है। ओएस में आपका एग्जांपल, चलो एग्जांपल लिखा ही नहीं मैंने अभी, एग्जांपल मैं बता दूंगा, आप लोग लिख लेना साइड में। ये तो हो गया सॉफ्टवेयर पार्ट। आप ये चार्ट अगर आपको याद है तो फिर आप किसी भी लेवल का, यानी बेसिक कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आता है उसको कहीं भी जवाब दे सकते हो, क्योंकि ये पूछते हैं कि जो आपका विंडो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक, असेंबलर किस कैटेगरी के अंदर आएगा, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है, इस तरीके से। सॉफ्टवेयर जैसे हमने बताया कि सॉफ्टवेयर वो चीज है जो कंप्यूटर को चलाती है। ठीक है, मशीन जो है वो चलते हैं, चलाने वाला अलग चीज होती है। तो सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन होती है, वो डेफिनेशन आप लिखोगे, लिख लो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। किसने बोला सॉफ्टवेयर, बताओ उसकी डेफिनेशन। तो लिखोगे, हिंदी वाले बाद में लिख लेना, अभी इंग्लिश वाले लिख लो। कोई नहीं सर इंग्लिश में, कोई नहीं इंग्लिश वाला, तो हिंदी में लिख लो सर इंग्लिश में लिखा था सर, इंग्लिश में लिखा रहा हूँ, फिर हिंदी में लिख लेना। इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, इट इज अ
collection of program which run run रम मत लिख लेना which run a specific 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 goal। ठीक है, प्रोग्राम का कलेक्शन है जो किसी स्पेसिफिक गोल को चलाता है या स्पेसिफिक गोल को पाने के लिए चलता है। ठीक है, हिंदी में लिख लो, यह एक प्रोग्राम हिंदी में लिख लो, प्रोग्राम का संकलन है। यह एक प्रोग्राम का संकलन है जो किसी निर्धारित इंग्लिश वाले भी इसी हिसाब से ठीक कर लेना, जो किसी निर्धारित टास्क TASK, यह एक प्रोग्राम का संकलन है जो किसी निर्धारित टास्क या गोल को पाने पूर्ण करने में मदद करता है। किसी निर्धारित टास्क को पूर्ण करने में या किसी निर्धारित गोल को पाने में मदद करता है। ठीक है, क्योंकि हर सॉफ्टवेयर का एक टारगेट होता है। जैसे व्हाट्सएप आपने खोला है तो उसका टारगेट क्या है, मैसेज को सेंड और रिसीव करना, तो वो उस काम को करता है। ठीक है, तो इनका अपना एक स्पेसिफिक गोल और स्पेसिफिक टास्क होता है। ऐसा नहीं कि आप व्हाट्सएप से म्यूजिक प्लेयर चला रहे, गाने सुन रहे हो, गाने सुन सकते हो उसमें, लेकिन एज लिमिटेड होती है। हाँ, जैसे अमेजोन आपका प्राइम है या आपका कौन सा गाना.com ये है, तो वो म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप है। आप व्हाट्सएप में यूट्यूब की वीडियो देख सकते हो लेकिन सर्च नहीं कर सकते। यूट्यूब का अलग काम है, फेसबुक का अलग काम है, तो हर सॉफ्टवेयर का अपना काम होता है। अब मैंने बोला ये एक प्रोग्राम नहीं है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है। तो जैसे व्हाट्सएप का हमने एग्जांपल लिया, उसको समझते हैं। तो व्हाट्सएप में एक प्रोग्राम चलता है जो मैसेज सेंड और रिसीव करता है, एक जो वीडियो चलाता है, एक जिसमें वॉइस ऑडियो जाता है। ठीक है, एक जो आपको पूरा इंटरफेस दिखा रहा है, एक टाइपराइटर दिखा रहा है। तो छोटे प्रोग्राम है। इस संस्था का एग्जाम्पल लेते हैं। इस संस्था में मैं ही टीचर नहीं हूँ या आप ही बच्चे नहीं हो। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अलग बैच चल रहा है, सेकंड ईयर का अलग बैच चल रहा है, थर्ड ईयर का अलग चल रहा है, लेकिन सबका टोटल काम क्या है, पढ़ना और पढ़ाना। ठीक है, तो टोटल जो कॉलेज में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं वो एक प्रोग्राम है और एक सॉफ्टवेयर हो गया, और उस सॉफ्टवेयर के क्या है, छोटे प्रोग्राम्स है। उनका संकलन जो हुआ वो मिलके एक गोल अचीव कर रहे हैं जो अभी चल रहा है, जो पढ़ाई हो रही है। ठीक है, अब दो सॉफ्टवेयर बताया हमने, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का छोटा नाम आप लोगों को पता ही है, जिसे हम ऐप बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल में आजकल ऐप बोलते हैं, वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम है, ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिला के बनता है। सिस्टम का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हार्डवेयर है। सिस्टम का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। सिस्टम मतलब एक तरीका, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सारी चीजें हो सके। ठीक है, कॉलेज खोला है, टीचर है, बच्चे ही नहीं है, तो वो सिस्टम किसी काम का नहीं है। या कॉलेज खोल लिया, बच्चे आ गए, टीचर ही नहीं है। या कॉलेज खोल लिया, टीचर भी आ गए, बच्चे आ गए, बिल्डिंग नहीं है, चटाई बिछा के बैठा भैया। तो सिस्टम मतलब सारी चीजें हो और काम उसमें शुरू से लेकर आखिर तक हो जाए, तो उसे सिस्टम कहा जाता है। तो सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर की जरूरत है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसमें केवल दो होते हैं, एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, भाषा अनुवादक। ऑपरेटिंग सिस्टम ये आगे पूरा चैप्टर है, इस पर डिटेल में आगे पढ़ लेंगे। ऑपरेट करना किसको, सिस्टम को। सिस्टम को चलाने वाला केबल ऑपरेटर होता है, बस ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर, तो वैसे ही सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर है, उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, भाषा अनुवादक। तो भाषा अनुवादक की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब शुरू में कंप्यूटर बने थे तो आपको पता है कंप्यूटर को सिर्फ एक ही भाषा समझ में आती है, वो है बाइनरी लैंग्वेज। क्यों आती है वही मैंने बताया था, बिजली वाला डिवाइस है, ऑन ही होगा या ऑफ ही होगा। ऑन होगा तो 1, ऑफ होगा तो 0। तो 1010 उसको वही समझ में आता है, उससे ज्यादा आता नहीं है। लेकिन हम जो टाइप करते हैं
या हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जो प्रोग्राम बना रहे हैं, ये सब हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं। ठीक है, अब इस इंग्लिश को ये तीनों क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कंप्यूटर की भाषा में। कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और वापस क्या करेगा, वापस हमको देगा। तो ऐसा नहीं कि बाइनरी में दे देगा, लो अब हम कॉपी में लग रखे हैं। ठीक है, जैसा हमने दिया है वैसा ही हमको वापस मिलेगा। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे आपने देखा है मोदी जी जाते हैं विदेशों में, या कोई भी डेलीगेट कोई भी जाते हैं तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर जाते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि मोदी जी को चाइनीज भी आ रहा है, हिंदी भी, रशियन वर्शियन सब बोल रहे हैं। तो वो वहाँ के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ तो जाते इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन किसी किसी देश के देखा होगा आप लोगों ने, वो यूएन की और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में भी अपनी भाषा में बोलते हैं। इवन मोदी जी ने अभी संस्कृत में भाषण दिया था। ठीक है, तो ट्रांसलेटर होते हैं जिनका ये काम है। तो सबसे पहले आता है असेंबलर। ये क्या था, ये अभी भी यूज होता है, पहले यही यूज होता था, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, तो उसके लिए असेंबलर होता था। फिर आया आपका मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होती है वो अलग अलग लेवल से बनती गई। सिंपल सी बात है, पहले हम पैदल चलते थे, फिर बाइक आ गई, अब कार आ गई, परसों हेलीकॉप्टर में आ गए थे लोग। ठीक है, दिल्ली से गया आधे घंटे में भी कम टाइम में पहुंच गए, और कार से या बाइक से आपको तो 6 घंटे लगते हैं। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया वैसे वैसे चीजें बनती गई। तो कंपाइलर आपके मिडिल लेवल लैंग्वेज में आई सी, सी प्लस प्लस। इंटरप्रेटर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए आई जावा, ये वो। तो ये तीनों जरूरी हैं। ऐसा नहीं कि मैंने कार खरीद ली तो मैं घर में साइकिल सुइकिल सब बेच दूं या चलाने भूल जाऊं। कि कार ही आती है मुझे, तो साइकिल चलानी आती नहीं, या पैदल चलना भूल गए। तो हमें पैदल भी चलना है, कार भी चाहिए और हेलीकॉप्टर भी चाहिए, तो तीनों चाहिए। तो ये जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी वो सॉफ्टवेयर जिसको किसी ने मांगा नहीं है, लेकिन कंपनियों ने बना के बेच रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप हमने मांगा नहीं था, कंपनी ने बनाया, बेचा और चल गया। ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूटिलिटी यानी छोटे मोटे कार्य करने काम आते हैं, स्टेपलर, आपका नेल कटर, ये सब भी यूटिलिटी है। ठीक है, इसको किसी ने डिमांड करते नहीं है, कंपनी देखती है कि मार्केट को क्या जरूरत है। ठीक है, जैसे कू ऐप निकल गया, टेलीग्राम निकल गया, व्हाट्सएप को देखे देखे, सिग्नल और पता नहीं क्या क्या दुनिया भर के सब बनाते जाते हैं। तो वो सारी यूटिलिटी की कैटेगरी में आते हैं। कस्टम बेस, मुझे इस कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, इस कॉलेज के लिए वेबसाइट बनानी है, तो मैं अपनी डिमांड लूंगा और उस बेस में सॉफ्टवेयर बनेंगे। ठीक है, तो ये दो टाइप में होते हैं, यूटिलिटी और कस्टम बेस। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है सॉफ्टवेयर का। अब आते हैं हम हार्डवेयर में। तो हार्डवेयर में जो आपके आते हैं वो आएंगे आपके दो हिस्से। पहला आता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू हमने पहले भी देखा था, इसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन सा, ALU, CU और MU। अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमें 2 चीज मिलेंगी। एक मिलेगा रैम और दूसरा मिलेगा रोम। ठीक है, रोम भी आपके 3-4 तरीके के होते हैं। एक होता है रोम, एक होता है ईपी रोम, एक होता है EEPROM। ये एक मार्क्स के क्वेश्चन में काफी आते हैं इनके ना फॉर्म। EEP रोम क्या होता है, ईपी रोम क्या होता है, एम कैपिटल कर देते हैं छोटा। ठीक है, रोम, ईपी रोम, EEP रोम और पता नहीं कौन कौन से हैं, वो देख लेना, इतनी डिटेल में कोई पूछता नहीं। दूसरा आता है इसमें पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस, तो ये बन जाते हैं आपके 3 हिस्सों में। इनपुट, और
स्टोरेज। इनपुट आउटपुट स्टोरेज, ठीक है, उसको आगे फैलाने की जरूरत नहीं है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। तो इसको याद रखने के सबसे अच्छे यहाँ लिख लो प्राइमरी और ये सेकेंड। प्राथमिक और द्वितीय, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सीपीयू में आते हैं। सीपीयू में एएलयू, सीयू, एमयू लगभग हम डिस्कस कर ही चुके हैं। अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट जो प्रोसेसिंग करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन लगा के। कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है, सारी चीज़ों को देख रेख करता है, जैसे प्रिंसिपल सर है हमारे यहाँ, तो वो सब चीज़ देखते हैं, क्लासेस हो रही नहीं हो रही और बाकी चीज़ें। मेमोरी यूनिट प्राइमरी इसलिए लिखा है, ये प्राथमिक मेमोरी, ठीक है। मेरे पास इस अलमारी में किताबें भरी है या लाइब्रेरी में किताबें भरी है और इंटरनेट में दुनिया भर का नॉलेज है, लेकिन मेरी नॉलेज कौन सी है? जो मेरे पास है, ब्रेन में है, तो मेरी प्राइमरी मेमोरी एक अलग है। सेकेंडरी मेमोरी कुछ भी हो सकती है। आपके हार्ड डिस्क में 5000 पिक्चर है, आपको एक भी पिक्चर याद नहीं या आपने एक भी पिक्चर देखी नहीं, तो फायदा क्या उसका, ठीक है। तो याद, सेकेंडरी मेमोरी वो होगी जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारी सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ दो है, एक है रैम और रोम। रैम में भी क्या है कि जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक उसमें डेटा है, और जैसे कंप्यूटर गया डेटा भी गया। रोम में वो डेटा है जो हेल्प करता है कि कंप्यूटर खुलेगा कैसे, उसमें कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें कैसे वो डिटेक्ट करेगा। यानी सुबह आप उठे हो तो आप उठोगे कैसे, बिस्तर से कैसे उतरोगे, अगर वही उड़ गया तो दिमाग, ठीक है, आप भूल ही जाओगे, लेटे रहोगे, उठना कैसे है, ठीक है। याददाश्त चले जाती है ना लोगों की, उनका रोम फॉर्मेट हो जाता है, फिर नया रोम लगाते हैं डॉक्टर लोग। एक तक कपूर के पास बहुत है, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया बीच का उड़ा देते हैं वो लोग। अबे याद तो पूरी जाएगी, 6 घंटे की थोड़ी जाएगी। तो रोम, पी रोम का मतलब क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसको प्रोग्राम कर सकते हैं, यानी कंपनी से रोम बना, उसको अपने हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं कि ये क्या क्या काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये वाले में क्या है, ये जो फैक्ट्री से बन के आया वही चलेगा। सेकंड वाले में क्या है कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे कि जो पहले आपको पता है लगभग प्रोसेसर 90% प्रोसेसर इंटेल के ही चलते हैं। दो ही कंपनी प्रोसेसर बनाती है, एक बनाती है AMD और एक बनाती है इंटेल, ठीक है। इंटेल आपको पता है 90% इंटेल चलते हैं और आजकल AMD भी चल रहे हैं, राइजन ये सब चल रहे हैं। तो रोम भी जाहिर सी बात है यही अपनी बनाएंगे, क्योंकि CPU बनाया तो MU भी इनका ही होगा, अलग से थोड़ी आएगा। तो अब क्या किया, और कंपनी बना सके इसलिए EPROM आ जाते हैं। या प्रॉब्लम क्या थी, CPU जिस कंपनी का होगा उसी कंपनी का मदरबोर्ड भी चाहिए। मदरबोर्ड में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो रोम सपोर्ट नहीं करेगा और वो मदरबोर्ड चलेगा ही। तो आप क्या किया, मदरबोर्ड अलग कंपनी का आने लग गया और मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग आपके रोम की क्या हो गई, प्रोग्रामिंग हो गई। यानी आपने CPU लगाया, उसने रोम को अपने हिसाब से प्रोग्राम कर दिया। या ज़्यादातर CPU में MU अलग ही आता है, पोर्ट में अलग से लग के आता है। तो रोम उनका होता है, CPU में ये दोनों पार्ट आपको अलग मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रोम आया उसको आप पूरा मिटा के दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हो। यानी पुराने जो रोम आए उनको क्या कर सकते हैं, उनको रिसाइकिल कर सकते हैं एक तरीके से, उनकी पुरानी मेमोरी हटा दी और नई मेमोरी इसमें लिख दी। और ये ऐसी मेमोरी है जो परमानेंट रहती है, जो हमारी मेमोरी है कि सुबह उठ के बिस्तर से कैसे उतरना है, ब्रश कैसे करना है, ये सब परमानेंट होना जरूरी है। नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। ब्रश पकड़ के खड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। तो ये प्राइमरी मेमोरी है। रैम जैसे मैंने पहले भी बताया था, रैम क्या है, वो मेमोरी जिसमें जो फाइलें होंगी केवल वही प्रोसेस होंगी, जिसमें जो फाइलें होंगी केवल वही CPU में जाके प्रोसेस होगी। आपके हार्ड डिस्क में 400 पिक्चर पड़ी है, लेकिन अगर आपने किसी पर्टिकुलर पिक्चर में क्लिक किया है तो वही चलेगा, क्योंकि वो जाके रैम में लोड हो जाएगी, ठीक है।
फिर आते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस में इनपुट आउटपुट स्टोरेज 3 हो गए। इनपुट वो सारे यंत्र जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर को कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन देते हैं। वो सारे यंत्र जिनके माध्यम से कंप्यूटर कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन देते हैं। आउटपुट डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन या डेटा देता है, इंस्ट्रक्शन नहीं देता। कंप्यूटर हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि चाय लेके आ या पानी पी के आओ या खुद ही बंद कर दो, मुझे टाइम हो गया, गर्म हो गया, तो ऐसा नहीं। और स्टोरेज डिवाइस आपके वो सारे यंत्र जिसमें डाटा को, कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस डेटा को स्टोर किया जाता है, क्योंकि कोई भी डेटा बिना प्रोसेस होके स्टोर नहीं होगा। कंप्यूटर में बिना प्रोसेस होके कोई भी डेटा स्टोर नहीं होगा। एक बार उसमें खोलना आपको पड़ेगा ही, या कॉपी भी करोगे तब भी वो रैम में जाएगा, वहां से कॉपी होगा। तो प्रोसेसर से वो प्रोसेस होके जाएगा। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस में जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको, सबसे पहला इनपुट डिवाइस कौन सा आता है? कीबोर्ड। जब भी पहले प्राइमरी इनपुट डिवाइस की बात होगी तो वो आपका कीबोर्ड होता है। ठीक है, नॉर्मल कीबोर्ड कितने की होते हैं? 105 से लेकर 115 तक बटन उसमें होते हैं। मल्टीमीडिया कीबोर्ड बोलते हैं उन्हें, जिसमें 115 बटन होते हैं। एक बटन दबाओ इंटरनेट खुल जाएगा, एक बटन दबाओ वॉल्यूम बढ़ाने घटाने का, ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने का, वो 4-5 बटन फालतू लगा के रखते हैं पैसे बढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर सेकेंड इनपुट डिवाइस आता है आपका माउस। ठीक है, माउस की भी बहुत जरूरत होती है, आपको पता है। राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और स्क्रॉल लॉक भी होता है उसमें। तो राइट क्लिक जनरली किस लिए यूज होता है आपका? राइट क्लिक यूज होता है सिलेक्शन और उसके लिए कमांड देने के लिए। एक क्लिक में सिलेक्ट, डबल क्लिक में कमांड, खोल दो, बंद कर दो, ये सारी चीज। और लेफ्ट क्लिक यूज होता है पॉपअप मेन्यू जनरेट करने के लिए। ठीक है, दो टाइप की मेन्यू होते हैं। एक होता है कि यहाँ फाइल लिखा है, इसमें आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक मेन्यू जनरेट हो जाएगा, इसे बोलते हैं ड्रॉप डाउन। ठीक है, और दूसरा होता है पॉपअप मेन्यू, यानी यहाँ पे माउस का कर्सर होगा, राइट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो वहां पे दिख जाएगा। रिफ्रेश करते हैं ना, बार बार कहीं भी क्लिक करो वहीं पे बन के आता है, उसे बोलते हैं पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मतलब उछल के आना। ठीक है, फिर इसमें लाइट पेन है। लाइट पेन आप लोगों ने देखा ही होगा, क्रिकेट मैच आप देखते हो तो उसमें वो दिखाते हैं, यहाँ से चौका मार सकते हैं, यहाँ से वो सफेद रंग से एरो वेरो बनाते हैं, वो लाइट पेन होता है, उसका यूज कर सकते हैं। टच स्क्रीन आप लोगों को पता ही है। ठीक है, टच स्क्रीन आजकल लैपटॉप, मोबाइल में तो थे ही, आजकल लैपटॉप में भी आ गए, टैबलेट आप लोग के साथ टच स्क्रीन बेस्ड है। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए जो यूज होते हैं आपके, ऐसे वाले या जो लीवर वाले होते हैं। फिर माइक्रोफोन, आपका स्कैनर। ठीक है, तो स्कैनर के बारे में बता देता हूँ। माइक्रोफोन आपको पता है, स्कैनर आपको पता है, सिंपल एक डिवाइस होती है जिसमें एक आपका लैंप होता है, और वो लैंप क्या करता है? पेज को स्कैन करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है डेटा फॉर्म में। ठीक है, स्कैनर दो टाइप के होते हैं। एक होता है फ्लैट बेड, ये लिख लीजिए पूछ सकते कभी। फ्लैट बेड में क्या होता है कि इस तरीके से आपका जो लैंप है, इसे हम लैंप बोलते हैं, ये मूव करता है। जो फोटोकॉपी मशीन में होती है, देखो होगा कि लाइट ऐसे जाती है, वो स्कैन कर देती है पूरे, तो ये फ्लैट बेड कहलाते हैं। और दूसरा होता है पेपर शेड। पेपर शेड, शेड या श्रेड देख लेना एक बार से। तो इसमें क्या होता है, आपका लैंप जो होता है ये तो फिक्स होता है, लेकिन इसके अंदर जो पेपर जाता है वो मूव करता है। देखा होगा ना, फोटोकॉपी मशीन ऊपर से रखते हैं, पेपर घूम के नीचे आ जाता है। फैक्स मशीन में भी यही यूज होता है, पेपर रखते हैं, वो स्कैन होता है और फैक्स चले जाता है, तो इसे पेपर शेड बोलते हैं। ठीक है, दोनों एक नहीं है, वो आपको फर्क पता होना चाहिए। बेसिक फर्क है कि एक होता है आपका फ्लैट बेड और दूसरा होता है आपका पेपर शेड। आउटपुट डिवाइस वो सारे यंत्र जिनके माध्यम से कंप्यूटर हमें सूचना या डेटा देता है, वो सारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। और प्राइमरी आउटपुट डिवाइस इज मॉनिटर। बिना मॉनिटर के तो वो ये अंधे के लिए सब हरा
ठीक है, सावन के निकले सब हरा, बिना मॉनिटर के क्या हो रहा, क्लिक कर रहे हो, टाइप कर रहे हो, कुछ पता ही नहीं चलता। तो मॉनिटर तो बहुत जरूरी है, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन है तो कीबोर्ड माउस का भी काम खत्म हो जाता है, लेकिन बिना स्क्रीन के मोबाइल की डिस्प्ले उड़ गई और कर लो बात, फिर फोन डायल कर लो, कुछ भी कर लो, होने में तो सब हो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है। पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो कैसे कैसे मॉनिटर होते हैं हमारे पास? सबसे पुराना वाला CRT, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जो ये ट्यूबलाइट होती है ये भी कैथोड रे होती है। तो इसकी वर्किंग पूछेंगे नहीं, ठीक है। इस टाइप का होता है, बड़ा सा, ऐसा इतना बेकार भी नहीं होता है, थोड़ा सही होता है। देन आंखें खराब करने के लिए सबसे बढ़िया, ठीक है। अभी तो मोबाइल है तो चश्मे 10 साल में लग रहे हैं, इसमें तो 6 महीने में लग जाएंगे। ठीक है, तो CRT मॉनिटर ये वाले पहले आते थे, पावर कंज्यूम करते थे, आंखों के लिए नुकसानदायक थे, ठीक है। और आंखें दर्द होगी, ये आप जैसे यूज भी करोगे घर में भी, अगर किसी को हुआ तो आधे एक घंटे बाद आपको सर दर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक पिक्चर ट्यूब होती थी, सुना होगा आपने, जिसका नाम, जिसे बोलते थे CRT। यहाँ से ये क्या करती थी कि इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन में फेंकती थी, और वो इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन में जब हिट करता था तो एक छोटा सा डॉट जनरेट होता था, जिसे हम बोलते थे पिक्सल। सुना होगा नाम आप लोगों ने, पिक्सल। किसी भी इमेज की, किसी भी चित्र की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसे बोलते हैं पिक्सल, ठीक है। 1 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल, तो 1 मेगापिक्सल मतलब कि 1 मिलियन पिक्सल, ठीक है। उस पर्टिकुलर इमेज में अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो 1 मिलियन पिक्सल आपको दिख जाएंगे। छोटे किसी फोटो को अगर जूम करके देखो तो दिखेगा ना, डॉट 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 होते हैं। तो ये जो पिक्सल होते हैं ये अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड होता है, और जो इसमें कोटिंग होती है स्क्रीन में उसके ऊपर होता है, अलग अलग कलर के है। और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगे होते हैं जो डिफ्लेक्टर कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, वो नीचे दाएं बाएं स्क्रीन के अकॉर्डिंग भेजते हैं। तो ये आपके पिक्सल जनरेट करते थे, और पिक्सल इमेज की सबसे छोटी यूनिट होती है। तो ऐसे ही यहाँ तो मैंने एक दिखाया, 1 करोड़ एक साथ जाएंगे तो आपको पूरी की पूरी इमेज दिख जाएगी। चुम्बक घुमाओ फिर वो डिस्को करने लगता है, ठीक है। कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, उसके ऊपर मैग्नेट घुमाओगे तो क्या होगा। फिर दूसरा आया आपका कौन सा, LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। 2 पैनल के बीच में लिक्विड क्रिस्टल भर दिया जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन पास किए जाते हैं तो कलर्स और चित्र आपको दिखाना शुरू कर देते हैं। फिर आया TFT, LCD TFT एक ही था, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। इसमें भी बीच में अब लिक्विड की जगह इन्होंने क्या किया, ट्रांजिस्टर लगा दिए, ट्रांजिस्टर की पतली सी फिल्म लगा दी, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन पास करके चित्र जनरेट करना शुरू कर दिया। फिर अभी जो चल रहा है कौन सा चल रहा है आपका, लाइट एमिटिंग डायोड। LED का पैनल होता है पीछे, और वो अलग अलग चीजें, अलग अलग इमेज जनरेट करते हैं, ठीक है। OLED और पता नहीं कौन से ULED, पता नहीं क्या क्या LED ग्रेड मार रखे, ठीक है। तो ये हो गया आउटपुट डिवाइस। फिर आउटपुट डिवाइस से जो दूसरा आता है वो आता है प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर आपको पता ही है, जो भी काम किया है उसको आपको हार्ड फॉर्म में लेना है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर जो भी दिख रहा है उसको बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। कंप्यूटर के अंदर जो भी दिख रहा है आपको वो सारे सॉफ्ट कॉपी, और उसका जो प्रिंट आउट निकल गया तो वो हार्ड कॉपी है। डजेंट मैटर किस में निकाला, पेपर में निकाला, कपड़े में निकाला, किसी में निकाला, ठीक है, अपना हाथ में निकाल तो कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड कॉपी जिसको छू सकते हैं वो हार्ड कॉपी हो गया। तो प्रिंटर जो आपके आते हैं, कौन कौन से आते हैं ये लिख लेना बेटा, पूछ लेते हैं प्रिंटर के बारे में। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सीधा। व्हाट इज प्रिंटर, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, ये वो। तो प्रिंटर जो है वो 2 भाग में बांटा गया है। पहला है इंपैक्ट, जैसे कि नाम है इंपैक्ट। इंपैक्ट मतलब क्या होता है, असर। इंपैक्ट मतलब क्या होता है, असर। इंपैक्ट मतलब मार के प्रिंट करना, जैसे हथौड़े से मार के। तो इसमें आता है आपका DMP, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर,
मैट्रिक्स याद होगा आप लोगों को? कुछ पढ़ा है ऐसे मैथ्स में? ऐसा आ रहा है आप भी ठीक है, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट तो वही है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे हैमर्स लगे होते हैं। एक हेड होगा प्रिंटर का, उसमें छोटे छोटे हैमर्स लगे होंगे। तो क्या होगा, एक रिबन इस तरीके से आएगी, उसमें ये हेड आएगा और पीछे क्या होगा, आपका पेपर होगा। तो इसमें ए बनाना है तो इस तरीके से एक साइज के हैमर्स ही एक्टिवेट होंगे, बाकी हैमर्स काम नहीं करेंगे। और ये एक साथ जाके ऐसे मारेंगे तो पीछे ए छप जाएगा। ठीक है, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस के आवाज करता रहता है। बड़ा सा प्रिंटर रखा होता है, इतना बड़ा प्रिंट होता है और प्रिंट आउट 1 घंटे में निकाल सकता है। तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंट होता है। ट्रेन के टिकट में देखा होगा ना, डॉट 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 करके लिखा होता है, या पोस्ट ऑफिस से जो स्लिप मिलती है उसमें भी डॉट 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 करके लिखा होता है। तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही होता है। लाइट लाइट का जो लाइट वाला देता है बिल उसमें वो तो बारकोड रेटेड। अच्छा हाँ, उसमें भी वैसे ही आता है। तो ये आपकी क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। पुराने प्रिंटर है, कॉस्ट सेविंग है, पैसा बहुत ज्यादा बचता है इसमें। इंक वो एक रिबन ही होती है, 30-40 रुपए की आती है, वो साल भर चलती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, स्लो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी नहीं है, पढ़ने में नहीं आता कई बार, तो वो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा आता है फिर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ऐसे प्रिंटर जो चोट नहीं मारते या पेज को छूते नहीं है, टच नहीं करते, तो इसमें आपका वैल्यू होगी इंक जेट या डस्ट जेट। लेजर नहीं, लेजर से जेट कैसे निकलेगी? तो जेट का मतलब होता है धार। ठीक है, धारा, धारा प्रवाह, जेट है, जेट बोलते हैं तेज, यानी जो तेज रफ्तार की होती है। जैसे हवा में भी आपको पता है, ऊपर हाइट, ज्यादा हाइट में जाएंगे तो जितने हाइट में जाएंगे उतनी तेज हवाएं बहती है। जो गैस गुब्बारे वाले वो पूरा संसार का भ्रमण कर लेते हैं, तो बीच में हवा बंद हो गई तो हो गया काम। तो वो ऊपर, इतने ऊपर चले जाते हैं कि जहाँ पे बहुत तेज में हवा बहती है, तो वो पूरे संसार का भ्रमण फटाफट कर लेते हैं। 200-300 किलोमीटर की स्पीड में चले जाते हैं, इतनी स्पीड में। तो इंक जेट या डेस्क जेट, DESKJET, इंक जेट, इंक की जो है स्प्रे करके पेंटिंग करना। तो इसमें जो पेंटिंग होती है या प्रिंटिंग होती है, ये कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता। ये क्या कर रहा था, कैरेक्टर प्रिंट कर रहा था, अक्षर प्रिंट कर रहा था। एक कैरेक्टर ABCD 1 2 3 4 ये प्रिंट कर रहा था। इसमें आप चित्र नहीं बना सकते, बनाएंगे तो अजीब सा आएगा। ये क्या प्रिंट करता है, ये प्रिंट करता है पैटर्न। इसे कोई मतलब नहीं ए लिखा है, फुल बनाया है, कुछ है, जैसा उसको इंफॉर्मेशन दिया उसने वैसे उसको छाप दिया। और आपने देखा होगा जो स्प्रे पेंटिंग होती है वो काफी ज्यादा अच्छी फिनिशिंग में आता है। ठीक है, आप घर में पेंटिंग कराते हो तो ब्रश से करते हो, और आजकल वो आते हैं स्प्रे वाले, तो उसमें देखा होगा स्प्रे जल्दी भी हो जाता है और फिनिशिंग भी बढ़िया आता है। क्योंकि क्या होता है, एक ड्रॉपलेट और 2 ड्रॉपलेट के बीच में जो गैप होता है वो आदमी मिलके वो दोनों फैल के कंबाइन में आते, तो इनकी एक लेयर बन जाती है। तो ये पैटर्न प्रिंट करता है और इसे बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, ये एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा, इसे बोलते हैं लाइन प्रिंटर। एक बार में एक लाइन प्रिंट करेगा, ऊपर वाला एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करेगा, यानी यहां जाएगा ए छापेगा, फिर BCD। इसमें क्या होगा, एक बार ऐसे गया पूरी लाइन बना दी, फिर पेज ऊपर गया। इसमें अगर आप प्रिंट आउट देखोगे तो ऐसे आता है, डक 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 करके, एक बार में एक लाइन। ठीक है, फिर आता है दूसरा लेजर प्रिंटर, जो ये वाला। इसमें आपने देखा होगा, इससे अगर मैं प्रिंट निकालता हूं तो एक बार में पेज जाके पूरा का पूरा पेज निकल जाता है। उसमें एक बार में नहीं निकलेगा, वो रुक रुक के निकलेगा। इसकी 17-18 ppm है, इसकी 30-35 ppm निकाल देगा। एक मिनट में 35-40 पन्ने निकाल देगा। और जो बड़ी मशीन है वो तो 60-70 निकाल देगा, वो भी लेजर प्रिंटर है। ठीक है, तो इसमें लेजर प्रिंटर में एक है ड्रम, एक ड्रम होता है, और वो देखा होगा आपने, मेहंदी लगाते हैं बाजार में,
तो वही काम यहाँ होता है। लेजर प्रिंटर। लेजर क्या करता है, इस ड्रम में पूरी की पूरी पेज की इमेज बना देता है। जो पेज है उसका पूरा का पूरा इमेज बना देगा जैसा है वैसा। ठीक है, ये ड्रम यहाँ से रोल करेगा तो यहाँ पे इंक होगी जो इस इमेज के ऊपर फैल जाएगा। ठीक है, 4 कलरफुल है तो 4 इंक होगी, ब्लैक, सियान, मजेंटा और येलो। इससे ज्यादा कलर नहीं होते प्रिंटर में, 4 ही कलर होते हैं, ब्लैक, सियान, ठीक है, मजेंटा और येलो। तो ये चारों कलर मिलके सारे कलर बना देते हैं। तो वो क्या करेगा, सब इंक मिलके जैसे काले से निकला तो वो काला वाला बन जाएगा। आपने देखा होगा ना, वो वीडियो में भी देखा होगा कि वो एक कलर ऐसे करते हैं, दिखाते हैं नीले रंग का, फिर दूसरा कलर ऐसे करते हैं तो और कलर आ जाता है। जब 4-5 बार घुमाते हैं तो पूरा कार्ड बन के या जो भी होता है वो तैयार हो जाता है। तो इसमें ये प्रोसेस है, यहाँ से इंक जाती रहेगी। यहाँ से क्या होगा, आपका जो पेपर है वो यहाँ से आएगा और ड्रम ऐसे गएगा और पेपर आएगा। और एक आगे एक होता है डिफ्यूजर। डिफ्यूजर का काम क्या होता है, इंक और पेपर को मिला देना। यानी जो इंक ड्रम में थी, जो पैटर्न ड्रम में बना था, उसको पूरा का पूरा पेज में छाप देना और ये बाहर निकल जाएगा। तो आपका ड्रम खाली हो जाएगा और पेपर में पूरी की पूरी इमेज बन के बाहर निकल जाएगी। तो भी वो इतनी स्पीड में एक बार में आपका पूरा पूरा पेज निकाल देता है। ठीक है, तीसरा जो आजकल सबसे ज्यादा चलता है वो है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, एटीएम की स्लिप, जो आपको पीओएस की स्लिप मिलती है, जो कार्ड स्वाइपिंग मशीन की स्लिप मिलती है, वो थर्मल प्रिंटर होता है। इसमें जो पेज होता है उस पेज में कुछ केमिकल अप्लाई किया जाता है और वो ऐसा केमिकल होता है कि जिसको जहां जहां हीट किया जाएगा वहां वहां वो काला हो जाएगा। उस पेपर के नीचे अगर आप लाइटर घुमा दोगे पूरा पेपर काला हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि जहां जहां उसको गर्म करना है वहां वहां जहां जहां गर्म करेंगे, जिस हिसाब से करेंगे उस पैटर्न में ही वो आपको क्या करेगा, चीजें दिखाने लग जाएगा। तो वो ड्रम ही होता है उसमें भी ऐसी, और वो हीट होता है और वो पेपर में इस तरीके से करके एक बार में आपको निकाल देते हैं। उस स्लिप में आपने देखा होगा कि आपको पता है केमिकल को अगर ओपन में रखेंगे तो क्या होता है, उड़ जाते हैं। तो पेपर भी आपका 3-4 महीने बाद आपने देखा होगा खाली हो जाता है, ब्लैंक हो जाता है, सब लिखा हुआ गायब। ठीक है, तो ये थर्मल प्रिंटर है। इसका फायदा क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिर्फ पेपर का पैसा देना, इंक का कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, इसमें क्या है, आपका इंक के पैसे देने, ड्रम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसमें इतना ज्यादा दिक्कत होती नहीं, क्योंकि रोल भी वो सोफिस्टिकेटेड रोल होता है, यानी रोल भी सील्ड ही होता है एक तरीके से, इतना ज्यादा धूल डस्ट उसमें आती नहीं। वो भी आपने देखा होगा उसको ढक के रखते हैं। इसमें क्या होता है कि आप पेपर कहाँ से ला रहे हैं, कोई कैसा भी पेपर ला रहा है, ड्रम में स्क्रैच पड़ रही है, वो सारी चीजें। तो थर्मल प्रिंटर में ऐसी दिक्कतें आपकी आती नहीं है। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका डीएमपी हो गया, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इंकजेट मैंने बढ़ा दिया आपको, लेजर प्रिंटर बढ़ा दिया। फिर एक आता है प्रिंटर के बाद एक आता है प्लॉटर। प्रिंटर के बाद आता है प्लॉटर, प्रिंटर जैसे ही होता है, इसे बोलते हैं प्लॉटर। होता ये भी प्रिंटर ही है, लेकिन फर्क क्या है कि जहाँ पे इंजीनियरिंग की बात आती है, आप लोग इंजीनियर है तो आपको तो पता ही होना चाहिए, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियर है नहीं अभी, पास करोगे तब होगे। देखो, मैंने एक मैप बनाया, मैंने बोला मेरा गांव ये है, ये मेरे गांव का मैप है। ठीक है, यहाँ पे मेरी जमीन है। अब मैंने जो ये लाइन बनाई है ना, एक्चुअल में ये लाइन 1 बीघा की होगी। मैंने बोला देहरादून है, ये मेरा घर है, तो भाई साहब 30 किलोमीटर का घर होगा। एक्चुअल में तो इतना होगा ना, देहरादून इसको कर लो, देहरादून कितना बड़ा है। तो अब इंजीनियरिंग में अगर आप कोई पुल बना रहे हो और आपने बोला एक स्लैब ये है, एक स्लैब ये है, इसके बीच में ये गैप दे रखा है, तो आपने यहाँ दे रखा 1 mm का गैप। मैंने बोला 1 mm का गैप दे रखा है, एक्चुअल में 2 किलोमीटर का गैप हो जाएगा। ठीक है, कोई गाड़ी लेके आएगा। तो इंजीनियरिंग में क्या है कि 1 डिग्री 1 mm, 1 के 0.001 mm, अगर वो ड्राइंग में हल्का सा भी इधर उधर हो गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग, पूरे का पूरा मैप, हर चीज खराब हो जाएगी।
आपने देखा होगा जो मैप होता है उसके नीचे स्केल लिखा आता है, नीचे देखना स्केल होता है 0 1, और उसमें ये लिखा होता है कि 1 सेंटीमीटर में 3 किलोमीटर, इस तरीके से। तो स्केल का मतलब ये होता है कि अगर आप 2 पॉइंट की दूरी नापोगे स्केल में और उसको एक्चुअल में देखोगे तो वो एक्चुअली उतनी ही होती है, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम प्रिंटर से नहीं निकाल सकते, क्योंकि प्रिंटर में जो एनलार्जमेंट होता है, चीज़ों की एनलार्जमेंट होती है वो गुणा में होती है, 2x 3x 4x। कैमरा में जैसे आपने देखा होगा जो हम जूम करते हैं वो 2x 3x ऐसे होते हैं। तो प्लॉटर वो डिवाइस होते हैं जो इन कामों को करते हैं। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हो गया आपका, आर्किटेक्चरल डिजाइन हो गया, इंजीनियरिंग डिजाइन हो गया, मैप्स हो गए, इन सबको छापने में काम आता है कौन? आपका प्लॉटर। और कहाँ पे? जहाँ पे प्रिसीजन की बहुत जरूरत होती है। प्रिसीजन मतलब एकदम सटीक होना बहुत जरूरी है। अगर 0.001 mm का भी फर्क आ गया तो एक्चुअल में बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा, बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो चलो 0.001 का फर्क आ गया, वहां जाके देखो इतना बड़ा गैप होगा, ठीक है। तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे बोलते हैं प्लॉटर। इसके अंदर पेन स्केल इस तरीके के डिवाइस लगे होते हैं जो एक्चुअल मैप उस हिसाब से बनाते हैं। यानी हम किसी बड़ी चीज का छोटा सा वर्जन बना रहे हैं तो वो भी छोटा भी एकदम पक्का होना चाहिए। आपने देखा होगा जो पटवारी जी हैं वो अपना मैप लेके आते हैं, छोटा स्केल लेके आते हैं। उनको कैसे पता चल रहा है किसकी जमीन कहाँ से कितनी है, लेकिन वो एकदम सही अंदाजा निकाल देते हैं। वो उसी मैप को तो लेके आते हैं, एक जमीन लेके आते हैं, उसमें तो खसरा नंबर और नाम लिखा होता है, लेकिन उस मैप में स्केल रख के उसी फिर नाप तोल करके निकाल देते हैं। तो अगर वो मैप ही गलत बना होगा तो फिर तो लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, सर फोड़े एक दूसरे, ठीक है। मेमोरी मैंने बता दिया, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं। सेकेंडरी मेमोरी बता दिया। सेकेंडरी मेमोरी में जो पहले आते थे फ्लॉपी डिस्क आते थे, आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे या देखे होंगे। फ्लॉपी डिस्क देखा है कैसा होता है? इस तरीके का होता था। इसके अंदर एक मैग्नेटिक टेप होता था। एक टेप होता था, टेप आप लोग को याद होंगे, कैसेट सुनते थे पहले हम लोग वॉकमैन में लगा के, उसके अंदर जो टेप होती थी उसी टेप के अंदर चपटा डिस्क बना के इसके अंदर डाल दिया। और यहाँ पे जो इसका ये है इस तरीके से ये लॉक इस तरीके से खुलता था और यहाँ पे एक हेड क्रिएट होता था, यानी ये स्लाइडिंग डोर टाइप का होता था। यस सर। जो ऐसे तो बंद रहता था लेकिन जब उसको डालते थे तो वो स्लाइड होके खुल जाता था, तो मैग्नेटिक टेप दिखनी शुरू हो जाती थी। और वहाँ पे एक रिकॉर्डर हेड लगेगा, वो इस तरीके से ऊपर नीचे घूमता रहेगा और चीजें रिकॉर्ड करता रहेगा, रीड करता रहेगा। तो इसकी जो मेमोरी होती थी बहुत ज्यादा होती थी। 1.44 MB। ठीक है, यानी एक फोटो खींचोगे तो 4 हार्ड डिस्क लग जाएगी आजकल के जमाने में। पहले तो वीजीए कैमरा होता था तो 4 KB 3 KB की फोटो होती थी, चल जाता था, लेकिन आजकल 6 MB की फोटो बनती है। फोन वाला जी। ठीक है, और कीमत मात्र 15 रुपये है। वो भी आज से 4-5 साल, आज से कितने 2008 में थे 15 रुपये, उसके बाद तो आने बंद हो गए। तो और दूसरा क्या है कि मैग्नेटिक टेप है तो नमी भी लगेगी उसमें, मॉइस्चर का भी फैक्टर आएगा, ये भी फैक्टर आएगा, वो भी फैक्टर आएगा, किसी ने स्क्रैच मारते तो हो गया। तो ये फ्लॉपी डिस्क थी, पहले यही यूज होता था, लोगों के पास इतने इतने चट्टे रखे जाते थे, प्रोजेक्ट बनाते थे, असाइनमेंट प्रोजेक्ट सब इसी में बनता था, हम भी इसी में बनाते थे, उस टाइम यही चलता था। फिर उसके बाद इसको ओवरकम करने के लिए आया आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, CD। ठीक है, कितने रुपए में? 10 रुपए में। कितना दे रहा है? 700 MB। तो लोगों ने फ्लॉपी को बोला भैया ऐसा है, नमस्कार। ठीक है, तो CD आया 10 रुपए में 700 MB, तो काफी था। 1 MB की जगह आपको 1.5 MB की जगह आप 700 MB मिल रहा है, उसका कम से कम भी कितना 350 गुना हो गया। फिर आया एक और डिवाइस, एक और CD डिस्क। ये CD आपको बताइए, ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं?
अब इन्होंने क्या किया, जो सीडी के ऑप्टिक्स थे उसकी डेंसिटी बढ़ा दी, घनत्व बढ़ा दिया। तो घनत्व बढ़ा दिया तो अभी तो जैसे कोई एरिया है, वहाँ 10 लोग बैठे हैं, अब उसी में तुम 500 लोग भी ठूस दो तो आ जाएंगे। तो वही काम इन्होंने किया डीवीडी में। तो इसमें आपका आ गया कितने, 4 GB से लेकर 20 GB तक। तो डीवीडी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 4 GB से शुरू हो जाएगी और 20 GB तक आपको मिल जाएगी मात्र। तो 10 रुपए लेके 700 में खरीदने से अच्छा 4 GB खरीद लो। पहले सीडी आती थी, एक पिक्चर की सीडी, एक पिक्चर 2 CD में आती थी। फिर डीवीडी आया तो एक डीवीडी में 4 पिक्चर, 8-8 10-10 भी डालने लगे लोग। तो 300 MB मूवी आती है आजकल, पता नहीं कितने डाल दे, आदमी परेशान हो जाए कौन सी देखी कौन सी नहीं देखी। जब तक आखिरी तक पहुंचे भूल जाएंगे आगे वाली कौन सी देखी थी। इसके बाद इसके बीच में हार्ड डिस्क आ गए थे आपके। हार्ड डिस्क आपको पता ही है, शुरुआत जो हुई थी वो 4 MB से हुई थी। जो पहला हार्ड डिस्क आया था 4 MB का, इंटरनेट में देखोगे तो वो इस अलमारी इतना बड़ा है, ठीक है। तो आज के दिन में आपको मिलती है कितनी, 2 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है, ठीक है। और आजकल आप सुन रहे होंगे हार्ड डिस्क में SSD सुन रहे होंगे, और जो हम यूज कर रहे हैं वो है साटा आटा, डाटा नहीं है, साटा आटा। आटा तक यूज कर रहे हैं। अब अभी जो नॉर्मल हार्ड डिस्क यूज हो रही है और SSD में क्या फर्क है ये समझ लो थोड़ा सा। देखो अभी जो हमारे हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं इसके अंदर एक लगा होता है प्लेटर और एक होता है हेड। ग्रामाफोन देखा होगा आप लोगों ने। तो ये जो हार्ड डिस्क है ये इस तरीके से घूमता है कितने RPM पर, RPM पता है ना, रिवॉल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में कितने चक्कर काटेगा। तो शक्तिमान से ज्यादा तेज है शक्तिमान, अगर इस स्पीड में चक्कर काटेगा तो 7200 RPM की स्पीड में ये चक्कर काटे, 1 मिनट में इतने चक्कर वो काट लेता है 7200। अब ये जो है ये प्लेटर वाली हार्ड डिस्क के साथ दिक्कत क्या है कि ये जो इसकी स्पीड है इसको हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि फिर धुआं निकलता हुआ दिखेगा कंप्यूटर। किसी चीज को आप ज्यादा तेज घुमाओगे तो क्या होगा, जल जाएगा, फूक जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या है कि इसमें अगर हल्का सा भी स्क्रैच आ गया तो वो हार्ड डिस्क खत्म हो जाती है। लैपटॉप जैसे आजकल मैक्सिमम लैपटॉप यूज हो रहे हैं, तो कई बार क्या होता है चलते चलते लैपटॉप गिर जाता है। तो जब गिरता है तो ये जो हेड है ये इस तरीके से जर्क मारेगा, उसके आगे पिन लगाए तो पिन क्या करेगा, स्क्रैच मार देगा, तो वो हार्ड डिस्क खराब हो जाएगी। स्पीड हमारे पास मैक्सिमम आ गई, इससे ज्यादा स्पीड हम बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाएंगे तो वो जल जाएगा। वो उन्होंने टेस्ट करके देख लिया है कि भाई इससे ज्यादा स्पीड नहीं बढ़ा सकते। तो अब इन्होंने क्या किया, सॉलिड स्टेट ड्राइव निकाल दी। सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी जो हार्ड डिस्क ड्राइव है वो सॉलिड स्टेट में है। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में जो डेटा है, जो ड्राइव है, जो डिवाइस है जिसमें डेटा राइट हो रहा है वो सॉलिड स्टेट में, इसको पटको फुट धो कुछ भी करो चलता रहता है। तो अब जो हार्ड डिस्क आ रही है ये SSD है। ये टेक्नोलॉजी महंगी है इसलिए आपको अभी 512 SSD 512 मिलती होंगी, 3 TB 4 TB की SSD नहीं मिलेगी, बहुत महंगी पड़ जाती है। राइटिंग रीडिंग स्पीड फास्ट है, ठीक है। तो आप जब कंप्यूटर लेने जाओगे वो बोलेगा 512 SSD है और 2 TB दूसरी हार्ड डिस्क लगी। तो SSD में रीडिंग राइटिंग स्पीड ज़्यादा है, आपका जो प्रोसेसर है वो इतना फास्ट होता है कि वो खाली बैठा रहता है, ठीक है। डेटा पीछे से ही नहीं आ रहा है, वो तो काम खत्म करके बैठ गया है। अब जब तेज आएगा तो आपका जो प्रोसेसर है फुल फैसिलिटी में काम करेगा। तो हार्ड डिस्क आया। हार्ड डिस्क भी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल, दूसरी होती है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लो 2 TB की, वो भी आती है नॉर्मल, उससे लगाओ तो वो भी आपकी ये वाली होती है प्लेटर वाली। अब SSD भी आने लगी है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ठीक है। उसके अलावा पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इसे फ्लैश ड्राइव बोलते हैं,
पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, इनको क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, इन लोगों को चलाने के लिए वो चाहिए, प्लेयर चाहिए। फ्लॉपी डिस्क चलाने के लिए फ्लॉपी वो चाहिए, फ्लॉपी डिस्क का ड्राइवर। सीडी को चलाने के लिए सीडी डीवीडी ड्राइवर चाहिए। हार्ड डिस्क को भी कंप्यूटर से जोड़ना ही पड़ेगा, पावर देनी पड़ेगी। लेकिन जो पेन ड्राइव होती है इनको ज़रूरत नहीं पड़ती। फ्लैश ड्राइव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जिस चीज़ से कनेक्ट होते हैं, जिस डिवाइस से, उसके पावर में चलते हैं। पेन ड्राइव आप जिस डिवाइस में लगाओगे उसी की पावर खींच के उसी से चलना शुरू हो जाएंगे, लाइट लूट जलनी सब शुरू हो जाएगी। ठीक है। मेमोरी कार्ड, ओटीजी। ओटीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओटीजी सुना होगा आपने? ओटीजी केबल आती है ना, फुल फॉर्म क्या होता है? ऑन द गो। ऑन द गो, चलते हुए यूज कर लो। कहाँ यूज कर लो? यंत्र भी तो होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, फिर बाकी बाद में करेंगे।